अगर विजय शेखर शर्मा अलीगढ़ से एक मास्टर के बेटे से होके पेटीएम बना सकते हैं, तो आपके पास क्या एक्सक्यूज है? फेसबुक की बात करें, गूगल की बात करें, अमेजन की बात करें, ये ऐसी कॉरपोरेशन है जिनको 15-20 साल चाहिए होते हैं रेकरेंट लॉसेस करने के लिए। बट क्या ऐसा भी है कि अगर हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ब्रांड बनाना इजी होगा, जैसे क्रेड ने एड्स कर लिए? ये ना एक मिथ है कि पैसा खर्चा करने से ही ब्रांड बनता है। बेस्ट ब्रांड बनता है वर्ड ऑफ माउथ से। क्या वो वाला कॉन्सेप्ट चलता है कि यार जो पहले था कि यूएस के आइडियाज कॉपी कर लो, अमेजोन है या फ्लिपकार्ट बना देते हैं? सबसे पहले ना पैशन की अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखें तो उसमें उसका मतलब होता है डीप डिजायर फॉर समथिंग। मुझे लगता है पैशन एक ऐसा शब्द है जो बहुत लोग ना समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पे है ना एक वर्ड है एक्सपोजर। ये मैं दरख्वास्त करूंगा सारे टीचर्स से, सारे पेरेंट्स से, बच्चों को एक्सपोज कीजिए। नमस्कार दोस्तों, फाउंडर ज्ञान के नए इंटरव्यू सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रितेश मलिक, जो कि पहले एक डॉक्टर थे, फिर उन्होंने कोवर्किंग कंपनी इनोवेट बनाई, उसको ओयो को बेचा और अब 130 से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स में वो इन्वेस्ट कर चुके हैं। एक एंजल इन्वेस्टर भी हैं, काफ़ी सारे स्टार्टअप्स के मेंटर भी हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उन्होंने अपनी जर्नी से सीखा, कैसे एक डॉक्टर से वो एक सक्सेसफुल स्टार्टअप फाउंडर बने, फिर इन्वेस्टर बने, क्या एक टियर 2 टियर 3 का भी जो स्टूडेंट है या यूथ है वो भी कैसे अपना स्टार्टअप खोल सकता है, और इंडिया का फ्यूचर क्या है। वेलकम रितेश सर टू फाउंडर ज्ञान। थैंक यू वेरी मच अर्नब सर, तो हमने 4 साल पहले इंटरव्यू किया था, 2018 की बात है, एंड तब आप इनोवेट चला रहे थे, काफ़ी बढ़िया कॉन्सेप्ट था। उसके बाद आपने आई थिंक 28 की साल में 220 करोड़ कैश में आपने ओयो को अपना कंपनी बेचा, इनोवेट। अब जब इतना पैसा आ जाता है तो लोगों को लगता है कि यार अब तो लाइफ सॉर्टेड है, अब किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। तो उसके बाद से अभी आपकी क्या जर्नी रही है, क्या कर रहे हैं आप आजकल? सबसे पहले तो बहुत एक्साइटेड हूँ आपके प्लेटफॉर्म पे आके। मुझे लगता है जब 4 साल पहले हमने शूट किया था गुड़गांव में, बहुत ही ज़्यादा अच्छा वीडियो था। तब से आप बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। टायर 2 टायर 3 के जो युवा हैं उनको स्टार्टअप्स और फाउंडर्स का ज्ञान दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, मतलब कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे नॉर्मल लाइफ थी वैसे ही चल रही है। बस यही है कि पहले हम कोवर्किंग में ज़्यादा समय देते थे, अब ज़्यादा फोकस है इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, तो यही चेंज हुआ है। बाकी तो वही नॉर्मल ज़िंदगी चल रही है। अभी जैसे कि आपने इतने सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है एंड आपके कुछ सक्सेसफुल भी रहे होंगे, कुछ नॉट सो सक्सेसफुल भी रहे होंगे, तो आप क्या देखते हैं जो स्टार्टअप सक्सेसफुल होते हैं उनके फाउंडर्स में ऐसी क्या क्वालिटी है, कल को कोई स्टार्टअप करने जा रहा है तो वो देखेगा कि यार ये 2-3 चीज़ें हैं तो मेरे चांसेस ऑफ सक्सीडिंग इंक्रीज हो जाएंगे? मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी जो एटलीस्ट स्टार्टअप्स जो मैंने देखे हैं, फाउंडर्स का जो एक सबसे बड़ा ट्रेट है वो है ऑब्सेशन। पैशन के बाद आता है ऑब्सेशन। पैशन का मतलब है एक्सट्रीम सेंस ऑफ केयर और लव फॉर समथिंग। ऑब्सेशन आता है कि आप है ना उसको रिपीटेडली ग्रोथ के साथ देखें। जब आपको ये लगने लग जाता है कि यार इस चीज़ में है ना मज़ा आ रहा है और इससे रिजल्ट्स आ रहे हैं, और आपका ध्यान होता है, कोई आपको वीसी से फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इन्वेस्टर से नहीं फ़र्क पड़ता, आपका सिर्फ एक ध्यान होता है, वो होता है कस्टमर ऑब्सेशन। कि अब मेरा कस्टमर को मैं वैल्यू देता जाऊँ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है। अगर आप जितने भी फाउंडर्स देखेंगे वो कस्टमर ऑब्सेशन के लिए बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है। सेकेंड, लोगों को लगता है कि successful founders get lucky, and actually that is true. Your success after passion and obsession relies with your ability to find a market whose time has come. आज आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट एयरलाइन सीईओज को ले लीजिए, वो कभी भी है ना आपको स्मार्ट सीईओज नहीं लगेंगे, बिकॉज एयरलाइन इज अ वेरी डिफिकल्ट बिजनेस मॉडल। और आप कोक या पेप्सी के सीईओ कभी भी ले लीजिए, वो आपको हमेशा है ना रॉक स्टार सीईओज लगेंगे। आप कोका कोला की कल की अर्निंग्स भी देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर एस्टिमेट से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। द रीज़न इज दैट देर आर सर्टन बिजनेसेस दैट आर सिंपल, दैट आर्ट कॉम्प्लिकेटेड, एंड जिनका टाइम हैज़ कम। आज से 25 साल पहले अगर आप एआई खोलेंगे, अगर आप कोई एआई स्टार्टअप खोलेंगे तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट का एक टाइम आता है। आज अगर आप एक न्यूज़पेपर बिजनेस खोलेंगे, चाहे कितने ही आप स्मार्ट सीईओ हो या फाउंडर हो, आप नहीं चला पाएंगे। हर चीज़ का एक समय आता है। तो सबसे पहला कस्टमर ऑब्सेशन और पैशन होना चाहिए। दूसरा, टैम, कि मार्केट का टोटल एड्रेसेबल मार्केट क्या है और वो आइडिया का टाइम आया है या नहीं आया। और लास्ट जो मैं हर अच्छे फाउंडर में देखता हूँ वो ये है दैट दे आर एक्सट्रीमली कॉशियस अबाउट द
टीम्स दैट दे हायर, ह्यूमन रिसोर्स, मैं हमेशा जो अच्छे फाउंडर्स से मैं बात करता हूँ, दे हायर पीपल बेटर देन देम एंड दे रिटेन देम, दे नर्चर देम। उनकी टीम्स में एट्रिशन कम होती है और दे फॉर्म द राइट इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स फॉर देयर टीम्स। तो मुझे लगता है ये 3 चीज़ें हैं जो बहुत कॉमन मैं देख पा रहा हूँ स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर। अभी जैसे कि इंडिया में काफ़ी स्टार्टअप इकोसिस्टम बढ़ रहा है, काफ़ी प्रोग्राम्स भी आ रहे हैं, बट अभी भी हम देखते हैं कि यार जो इंडिया में जो लोग जो बाहर जा रहे हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। काफ़ी लोग यूएस और इन सब में आके इंडियन सीईओज भी बनते हैं। तो आपको क्या लगता है कि यार हम इंडिया में फेसबुक, गूगल, एप्पल ये सारी कंपनीज क्यों नहीं बना पाते हैं, अगर हमारे पास टैलेंट भी है एंड यूज़र बेस भी है? फिर क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, प्लेटफॉर्म्स बनाने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। अगर आप चैट जीपीटी की बात करें, अगर आप फेसबुक की बात करें, गूगल की बात करें, अमेजन की बात करें, ये ऐसी कॉरपोरेशन है जिनको 15-20 साल चाहिए होते हैं रेकरेंट लॉसेस करने के लिए। हमारे इंडियन वीसीज के पास उतना एपेटाइट नहीं है और उनकी भी गलती नहीं है। हमारा वीसी स्पेस बहुत यंग है, हमारा स्टार्टअप स्पेस बहुत यंग है। अगर आज आप देखें, आज से 15 साल पहले हमारा कोई स्टार्टअप स्पेस नहीं था। 2012 में जब हमने चालू किया, कोई स्टार्टअप स्पेस नहीं था। तो मुझे लगता है ये एक फेज़ है। अगर आप अमेरिका में देखें, अमेरिका बहुत मैच्योर है हमसे। तो मुझे लगता है ये समय की बात है। भारत भाग्य विधाता। मैं तो आई एम अ बिग बिलीवर, हमारे देश में जितनी इनोवेशन होने वाली है वो कहीं पे और नहीं होगी। थोड़ा समय ज़रूर लगे, लेकिन आने वाला समय भारत का है। आप देखेंगे हमारा, वी हैव द चीपेस्ट एक्सेस टू इंटरनेट इन द वर्ल्ड, वी हैव द लार्जेस्ट इंटरनेट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। आज हमारे देश के अंदर अगर आप देखें, मोबाइल एक्सेस, हमारी जो हमारी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी पब्लिक सर्विसेज हैं, चाहे आप आधार ले लीजिए, चाहे आप डिजी यात्रा ले लीजिए, चाहे आप हमारी वैक्सीनेशन का प्लेटफॉर्म ले लीजिए, वो दुनिया में बेस्ट है। अगर आप हमारी मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, मोबाइल पेमेंट्स का, वो दुनिया में बेस्ट है। तो मुझे लगता है हम लीप फ्रॉग कर रहे हैं। हमने एज अ कंट्री डेस्कटॉप पे हम गए ही नहीं। अमेरिकन पहले डेस्कटॉप पे गए, फिर लैपटॉप पे आए, फिर पाम टॉप पे आए, फिर मोबाइल पे आए। हम सीधा मोबाइल पे चढ़ गए। और मुझे लगता है कि हमारा जो भविष्य है बहुत ज़्यादा सकारात्मक है, बहुत पोटेंशियल है देश के अंदर। और वी विल बी एडिंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स इन द वर्ल्ड एंड वी आर एन ओपन इकोनॉमी, एवरीवन इज़ वेलकम। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इंडिया के अंदर ये सब प्लेटफॉर्म्स बनेंगे। बट अगर आप उम्र के हिसाब से देखें तो हम बहुत यंग हैं और उसके हिसाब से हमने काफ़ी अच्छा काम किया। तो क्या आपको लगता है कि इस लाइफ टाइम में ये हो पाएगा कि इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बनेगी? क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम का एक विजन था 2020 तक, अभी हमें थोड़ा और टाइम लगेगा। बट हम दूसरी साइड देखते हैं कि यार हमारा जीडीपी पर कैपिटा $2500 है, चाइना का $10,000 है, या हमारे जो वुमेन पार्टिसिपेंट्स इन लेबर वन ऑफ द लोएस्ट है, हैप्पीनेस इंडेक्स में कम है, ग्रोथ हो रही है। बट क्या उस स्पीड से हो पा रही है कि हमारे लाइफ टाइम में हम वो डेवलप्ड कंट्री देख पाएंगे? जरूर देख पाएंगे। मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ भारत के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे पॉलिसी रिफॉर्म्स हो रहे हैं करंट सरकार के द्वारा। चाहे आप स्टार्टअप का देखिए, जब एक देश को बदलना होता है, उसका पॉलिसी और उसकी इंस्टीट्यूशंस को बदलना पड़ता है, उसके लिए समय लगता है। अगर आप पिछले 9 साल में देखें तो ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है हमारे देश की। पॉलिसीज़ बहुत सारी बदली हैं। पहले आप देखिए, लोग चाहे आप जीएसटी ले लीजिए, चाहे आप डीमोनेटाइजेशन ले लीजिए, चाहे आप वाइपिंग ऑफ द कैश इकोनॉमी ले लीजिए, चाहे आप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए हमारा, चाहे आप हमारे बैंकिंग ले लीजिए। हमने दुनिया में सबसे ज़्यादा बैंक अकाउंट्स ऐड किए हैं। तो अगर हम हिंदुस्तान को 2013 और 2023 में कंपेयर करें तो हमारी बहुत तरक्की हुई है। 2023 और 2033 में कंपेयर करेंगे तो और ज़्यादा तरक्की दिखेगी हमें। तो मुझे लगता है जब हमारे 100 साल होंगे आज़ादी के, 2047 तक, मुझे ऐसा लगता है कि हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी होंगे। हमारी जीडीपी पर कैपिटा बहुत अच्छी होगी। हम एक ऐसा मुल्क होंगे जो ज़बरदस्त तरीके से अपनी जो बिलो पॉवर्टी लाइन आबादी है उसको मिडिल क्लास इनकम में लेके आएंगे। और सबने देख लिया, चाइना एक नॉन सस्टेनेबल मॉडल है। चाइना इज़ नॉट अ ट्रस्ट वर्दी नेशन, जिसकी वजह से, एंड चाइना ने अपना सारा का सारा ध्यान लगाया मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग अकेले से
आप कभी भी एक सस्टेनेबल देश नहीं बना सकते, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग के साथ ग्रीन हाउस एमिशंस आती हैं। इसीलिए चाइना आज दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस एमिटर भी है। तो मुझे लगता है इंडिया की डायरेक्शन अच्छी है, हमारा जो नेट ज़ीरो का सपना है वो अच्छा है, हम सस्टेनेबिलिटी में अच्छा कर रहे हैं, हम रोड नेटवर्क में बहुत अच्छा कर रहे हैं, चाहे वंदे भारत की ये ट्रेन जो उसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, बट वी आर इन द राइट डायरेक्शन। और जहाँ तक भारत की बात है, देखिए पूरे दुनिया में हम थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप नेशन है, ये अपने आप में एक फीट है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम और मैच्योर होगा, और कंपनीज लिस्ट होंगी, और कंपनीज में फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी प्रॉफिटेबिलिटी की। और आने वाले समय में बहुत सारी कंपनीज इंडिया से, जैसे पेटीएम ने पेपे बनाया सॉफ्ट बैंक के साथ जापान में, जो जापान का सबसे बड़ा मोबाइल पेमेंट्स इंटरफेस है। अच्छा, अभी भी? अभी आप देखिए, पेपे इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, इट इज़ द लार्जेस्ट इन जापान, ये पेटीएम ने बनाया। तो हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज अब ग्लोबली जाएंगी। हम अफ्रीका के मुल्कों में, यूरोप के मुल्कों में, ओयो का, लोगों को पता नहीं है, ओयो का बहुत बड़ा रेवेन्यू चैनल यूरोप है। यूरोप के जो लेजर होम्स हैं वो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ओयो होम्स हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो मुझे लगता है अब समय आएगा इंडियन स्टार्टअप्स इंडियन प्रोडक्ट्स को लेके जाके फॉरेन पार्टनरशिप्स के साथ या बिना पार्टनरशिप के बाकी मुल्कों में जाके हमारा नाम रोशन करेंगे। इंडियन स्टार्टअप्स मल्टीनेशनल्स बनेंगे। बिल्कुल। आज अभी मैं कुछ चीज़ें या किसी एंटरप्रेन्योर इनका नाम लूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि आप 2-3 सेंटेंसेस उन सब के बारे में बताएं। तो पहले तो आएगा हमारे विजय शेखर शर्मा, जो कि पेटीएम के फाउंडर हैं। आई थिंक उन्होंने आपके स्टार्टअप में शायद इन्वेस्ट किया था जी। तो उनके बारे में आपको क्या कहना है? आई थिंक उनका आईपीओ भी हुआ, इनिशियली उनको काफ़ी दिक्कतें हुई, बट अब ग्रोथ स्टोरी काफ़ी बढ़िया चल रही है। देखिए, मुझे लगता है विजय सर इंडिया के फ्लैग बेयरर हैं जब हम स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं। उनकी विजन, और उनमें एक बहुत अच्छी बात है, वो एक बहुत ही ज़्यादा देशभक्त किस्म के एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत सादा जीवन लीड करते हैं। उनका बहुत अच्छी एक बात है उनकी, वो सिर्फ पेटीएम के लिए नहीं, वो पूरी इंडस्ट्री को है ना अपलिफ्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं इंडिया के अंदर सारी ट्रांजैक्शंस डिजिटल के ऊपर हों। तो उनका एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो सपना है ना, वो बहुत बड़ा है। और दूसरी चीज़ जो मैंने उनसे सीखी है, वो हमारे इन्वेस्टर भी रह चुके हैं, उनसे ज़्यादा सिंपल जीवन, उनसे ज़्यादा क्लियर फोकस, और उनसे ज़्यादा क्लियर थिंकिंग। मेरे को भी कभी कोई डाउट होता है, मैं उनसे बात करता हूँ, वो उनको हेड डाउन फोकस करना आता है। आज आप देखिए, पेटीएम इतने स्केल पे दुनिया में कोई कंपनी नहीं है जो इतनी फास्ट ग्रो कर रही हो, और उनमें ना जो रिजिलियंस है वो मैंने आज तक नहीं देखी। मैं आपको बताता हूँ, मैं तो पेटीएम में छोटा सा शेयर होल्डर हूँ। आई एम लॉन्ग ऑन पेटीएम। मैं अपने पेटीएम के शेयर्स कभी नहीं बेचूंगा। मैं आपको रीजन बताता हूँ। पेटीएम आज इंडिया के अंदर एक वर्ब है। लोग ये नहीं करते, लोगों को अगर फोन पे भी करना है ना, वो पहले कहेंगे कि यार भैया पेटीएम कर दो। वो बनाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल का, दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट मोबाइल पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बना सकता है। इससे उन्होंने एक होप डेमोक्रेटाइज कर दी कि अब आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप छोटे शहर से हैं, आप बड़े शहर से हैं, आप कहाँ से हैं कहाँ से नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। अगर विजय शेखर शर्मा अलीगढ़ से एक मास्टर के बेटे से होके पेटीएम बना सकते हैं, तो आपके पास क्या एक्सक्यूज है। फिर आते हैं ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल, जिन्होंने आपकी कंपनी को भी एक्वायर किया, एंड आई थिंक बहुत जल्द उनका भी आईपीओ आएगा, तो उनके बारे में। रितेश कुछ ऐसे फाउंडर्स में से हैं जो एक तो यंग हैं, बट ही हैज़ वेरी लार्ज ईयर्स, ही लिसन्स अ लॉट। मेरे को लगता है वो एक अकेले फाउंडर हैं जिनकी सीनियर लीडरशिप में एट्रिशन नहीं देखी जाती। उनमें एक बहुत फिनोमिनल स्किल है, और वो ये है दैट ही जेन्युइनली रिस्पेक्ट्स पीपल, और उनकी जो कंपनी है वो उनका सारा ध्यान, मैंने तो अपनी जीवन में जितना ग्रोथ सीखा है वो रितेश से सीखा है। रितेश को जितना भी मैं उनसे बात करता हूँ, उनका रिलेंटलेस फोकस रहता है कि हम कैसे अपने कस्टमर्स को स्केलेबल टेक्नोलॉजी दे सकते हैं। और एक इनमें अच्छी बात यह पर्सनली बताना चाहूँगा, रितेश एज अ पर्सन ये जीवन में किसी का नुकसान नहीं होते हुए देख सकते। ही वुड रादर टेक लॉस ऑन हिमसेल्फ, बट ही वुड नेवर एवर एवर
डू अ लॉस टू एनीवन एल्स। और ये विजय सर में भी सेम खासियत है। मुझे लगता है इन दोनों फाउंडर्स, क्योंकि मैं दोनों से क्लोज हूँ, ये दोनों फाउंडर्स की एक बहुत फिनोमिनल इंटेग्रिटी है, एथिक्स है, जो शायद उनको इतना ज़्यादा चहेता बनाते हैं हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर। बहुत सारे और फाउंडर्स हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत स्पेशली, अगर आप मुझसे पूछें, मैं रितेश से जब भी बात करता हूँ, उनका ना हमेशा से एक थीसिस ये रहता है कि मैं अपने लोगों को कैसे वैल्यू ऐड कर दूँ, मैं उनको कैसे कंफर्टेबल और मैं उनको कैसे फ्रीडम दे सकूं अपना बिजनेस बनाने के लिए। तो आज अगर मुझे देखें, मैं ओयो के साथ कोई मेरा फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मैं फिर भी है ना ओयो के साथ बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ, क्योंकि मुझे ना मजा आता है। ही हैज क्रिएटेड अ स्ट्रक्चर वेयर a lot of people want to become. He literally makes you a co-founder of Oyo, and that is the best thing about him. एंड आई थिंक उनकी स्टोरी से काफी यंगस्टर्स मोटिवेट भी हुए हैं, जो उनकी जर्नी है, क्योंकि पब्लिक में है पूरी, तो काफी लोग और मोटिवेट आप भी। ये देखिए, जैसे मैंने विजय सर के बारे में कहा, आप रितेश के बारे में देखिए। विजय सर तो फिर भी अलीगढ़ से थे, दिल्ली के नज़दीक था। रितेश एक ऐसे गांव से आते हैं, हाँ, उड़ीसा के गांव से, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, और जहाँ से वो आते हैं और आज जो जहाँ पे है, तो मैं वही पूछता हूँ लोगों से, व्हाट इज़ योर एक्सक्यूज। अभी आपने एक और चीज़ बताई कि यार गवर्नमेंट काफ़ी मोटिवेट कर रही है स्टार्टअप्स और उन सबको, तो आपके क्या व्यूज़ हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए? मुझे लगता है कि आई थिंक आप मिले भी हैं उनसे। हाँ, मुझे लगता है कि वी आर ब्लेस्ड टू हैव अ प्राइम मिनिस्टर लाइक हिम। ही इज़ एन इंस्पिरेशन बिकॉज ही वर्क्स वेरी हार्ड। सेकेंड, ही हैज़ अ क्लियर इंटेंट कि ना देश को आगे लेके जाना है। और मुझे नहीं लगता कि अगर 2024 में, मतलब लीविंग पॉलिटिक्स असाइड, एज अ प्राइम मिनिस्टर आई वुड रेट हिम 100 on 100। पिछले 10 साल में आप जितने भी पॉलिटिक्स के डिसीजंस देखेंगे ना, देखिए एक देश किससे बनता है। अ कंट्री इज नथिंग बट इट्स इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिसीज। हमने है ना पिछले 9 से 10 साल में बहुत सारी पॉलिसीज चेंज की हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में अकाउंटेबिलिटी लेके आए हैं। आज आप देखिए, पहले एक आईएएस ऑफिसर इतना ज़्यादा काम नहीं करता था, आज आईएएस ऑफिसर को सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो आप ये देखिए कि एक बहुत ही डिफरेंट, और अगर आप वर्ल्ड स्टेज पे देखें, अभी मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वाईजीएल समिट में था दुबई में, इंडिया का जो तगमा है वो बढ़ता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ही इज़ अ वेरी इंस्पिरेशनल लीडर, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल इफ ही कंटिन्यूज टू बिकम आवर प्राइम मिनिस्टर फॉर द नेक्स्ट 1 decade। मुझे लगता है आवर नेशन विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन। फिर आपके ओपिनियंस क्या है शार्क टैंक इंडिया पे, क्योंकि काफ़ी लोगों का स्पेशली हमारे टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में हाउस होल्ड कन्वर्सेशन भी इसने बनाया। इस साल ऑफ कोर्स रितेश अग्रवाल भी आ ही रहे हैं शार्क, तो ओवरऑल शार्क टैंक का इम्पैक्ट और शार्क टैंक को कैसे देखते हैं? मुझे लगता है शार्क टैंक एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये ना इंडिया में एंटरटेनमेंट, इसको हम बोलते हैं इंफोटेनमेंट, इंफॉर्मेशन दे देते हैं एंटरटेनमेंट के फॉर्मेट में। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा फॉर्मेट है। इससे बहुत सारे लोगों की कहानियाँ टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के युवा तक जाती हैं, और लोगों को है ना बेसिक्स ऑफ बिजनेस पता चलते हैं। लोगों को लगता है सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए अच्छा है, एक्चुअली एमएसएमईज के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो जैसे जब अमन आपको यूनिट इकोनॉमिक्स के बारे में बताते हैं, तो एमएसएमईज को यूनिट इकोनॉमिक्स के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है देन फाउंडर्स, क्योंकि उनको तो काफ़ी पता होता है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और जितने फाउंडर्स जाएंगे उतना अच्छा है, उतने ज़्यादा नॉलेज परकुलेट होएगी, और देश के लिए बहुत अच्छा है। बट क्या ऐसा भी है कि अगर हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ब्रांड बनाना इजी होगा? जैसे क्रेड ने एड्स कर लिए, या ब्रांड कैसे बनता है? क्योंकि अगर ब्रांड आपने बनाया तो तब आपका एक मोट होता है जो कि आप कॉम्पिटिटर से आपको अलग बनाता है। ये ना एक मिथ है कि पैसा खर्चा करने से ही ब्रांड बनता है। बेस्ट ब्रांड बनता है वर्ड ऑफ माउथ से। आपने पिछली बार ट्रू कॉलर के होर्डिंग्स कब देखे थे? मैंने आई थिंक कभी देखी नहीं। आपको पता है ना उस ब्रांड के बारे में। द रीजन इज दैट समवन विल शाउट एंड से कि यार तू मेरे को कोई भी नंबर बता दे, मैं बता दूंगा कि ये किसका नंबर है। आपको है ना, ये कुणाल सर बड़ी अच्छी बात कहते हैं, यूनिक ब्रैकबर्दी प्रोपोजिशन, डेल्टा 4 थ्योरी में। बिल्कुल। आप अपने प्रोडक्ट को इतना शानदार बना दीजिए कि वो वर्ड ऑफ माउथ बन जाए कि यार तूने वो प्रोडक्ट यूज करके देखा, बिकॉज पीपल वांट टू रेफर गुड प्रोडक्ट्स टू देयर फ्रेंड्स बिकॉज दैट मेक्स देम लुक ऑसम। तो आप है ना अपने, तभी कह रहा हूँ, अपने प्रोडक्ट पे ध्यान दीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन बनते जाएगा। ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट,
बट प्रोडक्ट अगर अच्छा नहीं होएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको ज़्यादा पैसा डालना पड़ेगा. अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो आपकी वर्ड ऑफ माउथ इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन कम पैसे से भी आपको बॉयंसी मिल जाएगी. क्या वो वाला कॉन्सेप्ट चलता है कि यार जो पहले था कि यूएस के आइडियाज कॉपी कर लो, अमेजोन है या फ्लिपकार्ट बना देते हैं, वो वाले चलते हैं, या हमें इंडिया एज ए इंडिया हमको अपने सोल्यूशंस खुद ढूंढने, अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स खुद देखिए ढूंढने? दोनों चल सकते हैं. मतलब बेसिकली ह्यूमन सेम है. आप सेम सोल्यूशन यहाँ ले आएंगे तो वो फेलियर होएगा. जब फ्लिपकार्ट चालू हुआ इट वॉजंट अ बिग सक्सेस. आपको ट्विक्स लेके आने पड़ेंगे. क्योंकि हम डिफरेंट स्टेजेस में हैं. फ्लिपकार्ट कैश ऑन डिलीवरी लेके आया तब जाके चला. तो मुझे लगता है कि आपको है ना बहुत आप है ना कोई ऐसे वेनिला कॉपिंग नहीं कर सकते. इंडिया इज अ डिफरेंट मार्केट और उसके लिए आपको टेदर करना पड़ेगा. उसके लिए आपको सिलाई करनी पड़ेगी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड डिमांड ऑफ द कस्टमर. एंड अभी आपने इतना इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि अगले 5-10 साल में कौन से ऐसे इंडस्ट्रीज है, कौन से ऐसे सेगमेंट्स है मार्केट के जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है? कल कोई फाउंडर शुरू कर रहा है तो वो देख सकता है कि ये आगे ग्रोइंग सेक्टर्स हैं. मुझे लगता है इंडस्ट्री 4.0 में बहुत पोटेंशियल है. आई कॉल दिस द न्यू एज इंडस्ट्रीज. जैसे रोबोटिक्स. ग्लोबली आप देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट्स बढ़ती जा रही हैं. स्पेशली अगर आप यूरोप या अमेरिका में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे काम जो रोबोट कर सकता है वो ह्यूमन रिसोर्स के काम लेता जाएगा. स्पेशलाइज्ड कंपनीज जो हॉस्पिटैलिटी के लिए रोबोट्स बना रही हैं, जो रोबोट्स बना रही हैं इंडस्ट्रियल लेबर को रिप्लेस करने के लिए, और एआई की इन्वेंशन की वजह से रोबोट्स आर गेटिंग स्मार्टर डे बाय डे. रोबोटिक्स का जो डिमांड है आने वाले समय में बहुत बढ़ेगा. दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अब एक प्लेटफॉर्म बन गया है. उसको यूज़ करके आप हर इंडस्ट्री में लेके जा सकते हैं. आप आर्टिफिशियल इंडस्ट्री से अच्छा म्यूज़िक बना सकते हैं. आप एआई से इवेंचुअली होगा क्या, आपकी कॉन्वर्जेशन सुनने के बाद एक आर्टिफिशियल अर्नब बन जाएगा. आपको यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं होगी. जिस टाइप के आप क्वेश्चन पूछते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन वो पूछेगा. तो एआई की वजह से अब सारी इंडस्ट्रीज डिस्टर्ब होने वाली हैं. तो वहाँ बहुत बड़ा पोटेंशियल है. मटेरियल साइंसेस में बहुत पोटेंशियल है. कैसे आप मटेरियल्स को ज़्यादा मैलिएबल बनाएं, ज़्यादा लाइट बनाएं, कैसे आप मटेरियल्स को ज़्यादा सस्टेनेबल बनाएं. सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बहुत ध्यान जाएगा. सस्टेनेबिलिटी से क्लाइमेट टेक के ऊपर बहुत फोकस जाएगा. आप ये लगा लीजिए कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. कार्बन किस तरीके से हम कार्बन एमिशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारी टेक्नोलॉजीज़ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है. नैनो टेक्नोलॉजी और जीनोमिक्स. अंडरस्टैंडिंग हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होने वाला है. हेल्थ केयर में कैसे आप डीएनए को स्टडी करके ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि किसको कैंसर होगा, किसको नहीं होगा. तो ये कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जो सनराइज इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल है. इंटरनेट ऑफ थिंग्स. आपको कब कितना पानी देना है पौधे को एक छोटा सा सेंसर बता देगा. इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है. सेंसर की कॉस्ट कम होती जा रही है. उसकी वजह से जैसे आप यहाँ पे आए, एसी चल रहा है, मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से जैसे ही एसी का टेम्परेचर 24 पे आएगा अपने आप एसी बंद हो जाएगा. फिर जैसी गर्मी होगी एसी ऑन हो जाएगा. ऐसे करके है ना बहुत सारी कंपनीज स्टार्टअप्स हैं जो काम कर रहे हैं जिनमें है ना आप ये लगा लीजिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. 3D प्रिंटिंग. 3D प्रिंटिंग में अभी आपका एक घर बनने में 1.5 से 2 साल लगते हैं. 3D प्रिंटेड हाउसेस कैन बी मेड इन 30 days. प्री फैब्रिकेटेड होम्स. तो मुझे लगता है आज के दिन, पहले जब हमारे समय में 4 प्रोफेशन होते थे, आज के दिन 200, 300, 400. यू कैन बी whoever you want to be. You can be a very successful videographer. You can be जो आपका पैशन है ना उसके अराउंड. और लोगों को लगता है टेक्नोलॉजी एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है. ज़रूर है, बट टेक्नोलॉजी एक लीवर है. टेक्नोलॉजी एक फंडामेंटल बेस है. वो तो सबको आना चाहिए. बिकॉज टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक डॉक्टर 1 मिलियन पेशेंट्स देख सकता है. टेक्नोलॉजी के माध्यम से टेक्नोलॉजी स्पीड बढ़ा देगा, एक्सेस बढ़ा देगा, इम्पैक्ट बढ़ा देगा, स्केलेबल बना देगा आपके प्रोफेशन को. तो टेक्नोलॉजी तो सबको आना चाहिए. बट ओवरऑल आपका जो पैशन है
मैं आपको बताता हूँ, मैं एक ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ। हमारा एक दोस्त है जो सिर्फ फ्रेम्स बनाता है, बट वो इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेम्स मैन्युफैक्चरर है। किस चीज़ का फ्रेम्स? फ्रेम्स जो नॉर्मल वॉल फ्रेम्स आते ओके हैं। ओके। तो आप किसी भी चीज़ में आप आगे बढ़ सकते हैं। You can be as specialized as you want. You can be as non-specialized as you want. You can do anything in today's day and age. There is a market for everything. There's a company that only and only creates movable whiteboards. There is a company that is making clothing, heated clothing, कि ताकि है ना आप सिर्फ एक लेयर में भी है ना अंदर आपको बहुत ज़्यादा ठंड ना लगे। तो हर चीज़ की मार्केट है। द गुड पार्ट इज इंटरनेट की वजह से आज डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हैज रीच्ड हाउसहोल्ड्स। टुडे यू कैन सेल दिस कप without meeting anyone via Amazon, and if your quality is good, word of mouth is good, you can create a very sustainable business out of it. हमें लगता है स्टार्टअप सिर्फ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स है, नहीं। स्टार्टअप्स वो सारे 6.5 करोड़ MSMEs भी हैं जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, जो छोटा काम कर रहे हैं, नॉन स्केलेबल काम कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। 11.5 करोड़ नौकरियां देते हैं, प्लस प्रॉफिटेबल भी है। प्लस प्रॉफिटेबल है। तो मुझे लगता है, मुझे तो यूनिकॉर्न एज अ वर्ड से थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं है। हमारे 110 यूनिकॉर्न में से हार्डली शायद 25% भी प्रॉफिटेबल नहीं है। तो मुझे लगता है बिजनेस का पर्पस है प्रॉफिट क्रिएट करना, और कभी ना कभी जब तक ये प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी इट वोंट मेक सेंस। एंड वो जो आपने बोला कि अभी प्रोफेशंस इतने सारे ओपन हो रहे हैं, एंड अब पहले जैसे कि सिर्फ डॉक्टर बनते थे या सिर्फ इंजीनियर बन सकते हैं, आप कॉम्बिनेशन में आप बना सकते हो। एक पेंटर है जो कोई कप में पेंटिंग बना रहा है, एक कॉमेडियन है जो चेस भी खेलता है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में भी काफ़ी अच्छे प्रोफेशंस आएंगे। एंड ये जो आप बोल रहे हो कि अगर आपने सही पैशन आइडेंटिफाई कर लिया, आप मिक्स एंड मैच करके काफ़ी अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो एंड ग्रो भी कर सकते हो। बिल्कुल। जैसे तन्मय भट्ट का भी एग्जांपल देते हैं, वो कॉमेडियन है बट वो क्या कहते हैं, स्टार्टअप्स के बारे में बात करते हैं, एडवर्टाइजिंग के बारे में बात करते हैं। तो ये चीज़ें पहले अवेलेबल नहीं थी। तो अभी जैसे कि आपने पहले, जैसे कि आप एक डॉक्टर थे, फिर आपने स्टार्टअप्स की दुनिया में कदम रखा, बट सवाल ये आता है, आपने काफ़ी इंटरव्यूज़ में बोला है कि यार बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पैशन ढूंढो एंड फिर उसको परस्यू करो। बट बहुत यूथ में ये दिक्कत आती है कि यार ये पैशन ढूंढे कैसे, क्या तरीके होते हैं क्या जिससे मैं पैशन ढूंढ पाऊँ? मुझे लगता है सबसे पहले ना, पैशन की अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखें तो उसमें उसका मतलब होता है डीप डिज़ायर फॉर समथिंग। मुझे लगता है पैशन एक ऐसा शब्द है जो बहुत लोग ना समझ नहीं पाए हैं। पैशन का मतलब ये होता है, हर इंडिविजुअल अलग होता है। जैसे आप अलग हैं, आपको पॉडकास्ट करने में या आपको इंटरव्यू करने में बहुत मज़ा आता होगा, ऐसे ही मैं अलग हूँ। मेरे को ऑफिसेस बनाने में बहुत मज़ा आता है। मेरा ऑफिस ये वाला देखिए, हर चीज़ जो मैं बनाऊंगा ना, मैं बहुत टेस्टफुली बनाऊंगा क्योंकि मेरा पैशन है। अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम, जिसका काम होता है बच्चे का पैशन रिकग्नाइज करना, वो पैशन से दूर रख के हमें एक इंडस्ट्रियल स्केल पे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में डाल देते हैं। तो मुझे लगता है पैशन का मतलब ये होता है, हर इंसान का कोई ना कोई एक ऐसा गिफ्ट होता है जो जिसमें है ना वो बहुत अच्छा होता है। एग्जाम्पल, अगर आप सचिन तेंदुलकर को बोलेंगे कि आप गाना गाओ, तो वो कभी अच्छे गायक नहीं बन पाएंगे। ऐसे ही अगर आप लता मंगेशकर जी को बोलेंगे कि आप डांस करो, वो शायद इतना अच्छा डांस नहीं कर पाए। तो हर व्यक्ति को भगवान ने एक तोहफा दिया और वो उसका पैशन है। जब आप अपने पैशन के प्रति काम करते हैं तो आप ना पहले तो ये भूल जाते हैं आप पैसे के लिए काम नहीं करते, आप उस ज़ील के लिए काम करते हैं कि यार ये काम करूँगा तो ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब क्वेश्चन आता है पैशन ढूंढे कैसे। पैशन ढूंढने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ज़रूरी है और वो है एक्सपोजर। जितनी इंडस्ट्रीज़ में आप एक्सपोजर लेंगे, जितनी जगहों को आप देखेंगे, आपको अर्ली स्टेज पे पता चलेगा ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा, ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा। और एक या दो ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे आप एफर्टलेसली आपको लगेगा कि ये तो इतना मज़ा आ रहा है करते हुए। किसी का फ़ोन आ रहा है, आपका मन नहीं करेगा कि मैं फ़ोन उठाऊँ। हमारे बहुत अच्छे एक मित्र हैं, उनको ना बचपन से ही चाय में बहुत इंटरेस्ट था। फाइनली उन्होंने चाय की बहुत बड़ी कंपनी बना दी। तो जिसका वो बचपन का इंटरेस्ट है ना, एज ह्यूमंस हमारा पैशन बदलता नहीं है। जिसको गाड़ियों में इंटरेस्ट है उसको सदा गाड़ियों में इंटरेस्ट रहेगा। अनफॉर्चुनेटली हम अपने पैशन को अपना बिजनेस नहीं बनाते, और जब ये बिजनेस और पैशन इकट्ठे बनता है तब मैजिक होता है।
इंटरेस्टिंग। अब मुझे अपनी कहानी भी याद आ रही है कि जब मैं कॉलेज में था, मैंने ले तो इंजीनियरिंग लिया था, बट पहले सेमेस्टर में समझ आ गया कि यार इसमें मज़ा नहीं आने वाला। एंड जैसा आपने बोला कि यार मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई करी, मैंने ब्लॉग राइटिंग किया, इंटर्नशिप्स किए एंड डिफरेंट चीज़ें ट्राई करी। जब मैंने वीडियो बनाना चालू किया और उसमें मैंने 3-4 चाहे व्लॉगिंग हो, कॉमेडी हो, ये सब ट्राई किया, बट जब मैंने स्टार्टअप्स के ऊपर वीडियो बनाना शुरू किया, मुझे लगा यार इसमें मज़ा आ रहा है। इवन इफ मुझे इसमें पैसा ना मिले, मैं इतना कुछ सीख रहा हूँ, तो एंड में कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ये भी बोली कि यार जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो हमको थिंकर्स या ये चीज़ें बनाने के अलावा एक स्ट्रेट पाथ, इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो, इसमें करता है। अब एजुकेशन सिस्टम चेंज होने में तो यार टाइम लगेगा, बट आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो एज स्टूडेंट्स, एज यंगस्टर्स, हम अपने ओर से क्या कर सकते हैं कि यार हम कुछ ऐसा करें जिसमें हम एंटरप्रेन्योर्स हो, क्रिएटिव फील्ड हो, ऐसा कुछ करें जिसमें हम कुछ क्रिएट कर पाएँ। क्योंकि अगर हम सोसाइटी या सिस्टम का बदलने का वेट करेंगे, उसमें तो शायद हमारा टाइम ही निकल जाएगा। मुझे लगता है और यहाँ पे है ना एक वर्ड है एक्सपोजर। ये मैं दरख्वास्त करूँगा सारे टीचर्स से, सारे पेरेंट्स से, बच्चों को एक्सपोज कीजिए। मुझे अभी भी याद है, मैं स्कूल से एक दिन ब्रिटानिया की फैक्ट्री में गया। वो ब्रिटानिया की फैक्ट्री में जाने का एक्सपीरियंस वाज फिनोमिनल फॉर मी। आप जितनी जगहों पे बच्चों को एक्सपोज करेंगे, वो एलिमिनेट करते जाएंगे। अच्छा यहाँ मज़ा आया, बच्चे कहेंगे नहीं यहाँ मज़ा नहीं आया। यहाँ मज़ा आया, नहीं यार ये मज़ा नहीं आया। म्यूज़िक कंसर्ट में लेके जाओ। जितनी डाइवर्सिटी के साथ हम बच्चों को एक्सपोज करेंगे, आपको पता चलेगा उनका पैशन एरिया कौन सा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मुझे लगता है आप ना कभी भी पैशन को है ना आप ढूंढ नहीं सकते। पैशन आप अगर आप सोचोगे ना कि मेरे को ये पैशन एरिया है मेरा और मेरे को ये करना है, आप कभी भी है ना उसको आप पैशन सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन से ढूंढ सकते हो। और इसीलिए एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब मैंने पहला बिजनेस चालू किया, मुझे लगता था मुझे पैशन है सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी बिजनेसेस बनाने का। जब मैंने चालू किया, आई रियलाइज्ड कि नहीं यार, शायद टेक्नोलॉजी बिजनेस में मेरा इतना पैशन नहीं है। मेरा पैशन ज़्यादा है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेसेस बनाने का। तो कहाँ से आप चालू करते हो और कहाँ आप जाते हो, वन थिंग विल लीड यू टू द अदर थिंग। तो मुझे लगता है कि वहाँ से मैंने रियलाइज़ किया कि यार जब हम अपना पहला स्टार्टअप बना रहे थे कि यार ऑफिस स्पेस बनाना कितना मुश्किल होता है, हमने कहा चलो यार ये बनाते हैं, और उसमें मज़ा आने लग गया। द डे यू स्टार्ट एंजॉइंग द प्रोसेस, और प्रोसेस आप सिर्फ तब एंजॉय कर सकते हैं जब आपको पैशन हो। तो मुझे लगता है ये एक्सपोजर और आप ना एक्शन लीजिए। लोग एक्शन नहीं लेते, लोग अपने पैशन डिस्कवरी का वेट करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये आपका पैशन है ना, आप उसके ऊपर 48 घंटे दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा। जैसे आपने बड़ी अच्छी बात बताई, आपने अगर आप ब्लॉगिंग नहीं करते तो आपको पता कैसे चलता है कि वीडियोग्राफी आपका पैशन है। लोग क्या वेट करते हैं जो अर्नब ने नहीं किया। बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं यार मेरा पैशन है वीडियोग्राफी, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं यार, वो एक्शन लेने से डरते हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग कभी कुछ नहीं कहते। लोगों की एक इंटरेस्टिंग बात है, भैया हमारे फादर ने बताई थी, कहते हैं 90% ऑफ द वर्ल्ड डज नॉट केयर अबाउट यू, 10% ऑफ द वर्ल्ड इज हैप्पी दैट यू हैव प्रॉब्लम्स। सो द आइडिया इज नो वन इज बॉदर्ड, बाय द एंड ऑफ द डे इट इज यू एंड योर सेल्फ। यू नीड टू बी हैप्पी इन योर स्किन। एक और चीज़ आपने बोली कि यार फर्स्ट स्टेप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में मुझे शुरू करना था स्टार्टअप, बट मुझे पता नहीं था कि यार पहला स्टेप कैसे लेते हैं, क्या करूंगा मैं। तो मैंने सोचा कि यार मैं स्टार्टअप्स के बारे में पढ़ता हूँ, इतनी सारी लर्निंग्स मिल रही हैं, उनके ऊपर शेयर करता हूँ दूसरों के साथ, और कल को कोई इंटरव्यू रिक्वेस्ट मिले या मैं पॉडकास्ट करा तो मैं डायरेक्टली भी सीख सकता हूँ। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस था। बट लोगों को ना ये फर्स्ट स्टेप लेने में दिक्कत होती है। आपने इतने सारे स्टार्टअप्स के साथ काम किया, आपने खुद स्टार्टअप बनाया, तो ये फर्स्ट स्टेप एक्चुअल में लेंगे कैसे, मतलब क्या दिक्कत आती है, क्या आपका माइंड फ्रेम होना चाहिए कि आप फर्स्ट स्टेप लें, क्योंकि एक बार आप गेम में उतर गए तब तो आप कहीं ना कहीं पहुंच ही जाओगे। मेरा तो ये मानना है, वर्क स्टार्टेड इज वर्क हाफ एंडेड। आप चालू कीजिए, पीपल डोंट जंप, आई कॉल दिस द जंप थीसिस। अगर आपको लगता है कि आपको राइटिंग में पैशन है, तो लोग ना परफेक्ट करते रहेंगे। वो कहेंगे कि नहीं पहले मैं इंग्लिश सीख लूँ, वो कहेंगे नहीं पहले मैं अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर लूँ, ग्रामर को इम्प्रूव कर लूँ। नहीं, आपको राइटिंग में पैशन है, दरवाज़ा बंद कीजिए, एक कोरा कागज़ दीजिए, एक पेन दीजिए और लिखिए। जो भाषा आती है उसमें लिखिए, टूटा फूटा जो लिखना है लिखिए। स्टार्ट। 99% of brilliant ideas in the world, they end up at the time of death with people. They go towards their kabristans or
जो शमशान घाट होती हैं। तो लोग ना अपने आइडियाज़ को चालू ही नहीं करते। आप आइडिया, मैं आपको बताता हूँ, हमारे को जैसे जब कोवर्किंग का आइडिया आया ना, हमने कहा यार कोई बात नहीं, हम ना एक हम होटल में एक रूम ले लेते हैं, उसमें 6 चेयर डाल देते हैं, चालू तो करो। आपने चालू कर दिया ना, गॉड इज विद द बोल्ड। स्टार्ट, डोंट थिंक। थिंकिंग इज एक्चुअली नथिंग। कन्वर्ट योर थिंकिंग इनटू, तभी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में तब्दील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक्शन लीजिए। आपको लगता है कि नहीं, आपको क्रिकेट में पैशन है, आप सुबह 5 बजे उठिए और क्रिकेट खेलने जाइए। बाद में देखिएगा कि आपको पैशन है नहीं है। कमेंट्री बहुत लोग कर सकते हैं, खेलना बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है आप ना चालू कीजिए, और सबसे आसान तरीका है LKK से भागने का। LKK का मतलब है लोग क्या कहेंगे। लोग क्या करेंगे, आप इसलिए नहीं चालू करते कि यार लोग क्या कहेंगे। बी एब्सोल्युटली शेमलेस, फेल इन पब्लिक एंड एंजॉय द प्रोसेस एंड स्टार्ट। मैं इतने लोगों से मिलता हूँ क्योंकि हम कोवर्किंग स्पेस चलाते हैं। A lot of people ask me, what is the best time to do a business? I always say the best time to do a business was yesterday. The next best time is now. And you are missing the boat right now. ये जो प्रेजेंट है ना, ये सबसे बड़ा तोहफा है। दैट इज वाई इट्स कॉल्ड प्रेजेंट। तो चालू कीजिए, सोचिए मत, कुछ नहीं तो है ना, वापस जब आप आएंगे ना, यू विल बी बेटर देन यू आर टुडे। आपने कोशिश तो की। और हमारे तो शील द्विवेदी साहब की बहुत अच्छी पंक्तियां, कहता है असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई थी देखो और सुधार करो। जब तक मंजिल न मिल जाए नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान कभी न छोड़ भागो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक चीज़ मैंने देखी है कि बहुत, क्योंकि हम काफ़ी साल से वीडियो बना रहे हैं, बहुत लोगों का सपना होता है कि यार मैं स्टार्टअप तभी शुरू करूंगा जब मुझे फंडिंग मिल जाए। वो बस आइडिया लेके आ जाएंगे, यार मैं फंड मिल जाए। आपने इतने सारे स्टार्टअप्स को फंड किया है, तो पहली बात, किस स्टेज में स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलती है और किन स्टार्टअप्स को फंडिंग चाहिए? ऐसा तो नहीं है ना कि स्टार्टअप्स के फंडिंग के बिना कंपनियां चल नहीं रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये ना, जितने भी लोग ये बात करते हैं ना, वो अपने ड्रीम्स को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। कैपिटल एक बाई प्रोडक्ट है। आपको कैपिटल मिल जाएगा अगर आपके पास एक MVP होगा, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। अब ये थोड़ा अगर एक्सप्लेन कर देंगे ऑडियंस को। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या है? अगर आप मान के चलिए आपको ये कप बेचना है, तो आप किसी तरीके से जोड़ तोड़ करके एक कप बना दीजिए, ताकि आप कस्टमर को दिखाने के लिए कुछ हो। इसको MVP बोलते हैं। आपके पास अगर MVP है तो आप कस्टमर को दिखा सकते हो, उससे पैसा ले सकते हो। आपके पास MVP, आप इन्वेस्टर को दिखा सकते हो, उनसे पैसा ले सकते हो। आपके पास MVP है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के बिना मुझे नहीं लगता आज की, और जो MVP नहीं बना पा रहा, आज वेबसाइट बनाना बहुत आसान है। आपको कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी विक्स पे चले जाइए, वर्डप्रेस पे चले जाइए, बहुत अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। आज प्रोडक्ट बेचना बहुत आसान है। आप अमेजोन पे पेज खोलिए और सब कुछ, सारे टूल्स बने हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग ये बोलते हैं ना कि फंडिंग के बिना हम स्टार्टअप नहीं रन कर सकते, वो अपना बेवकूफ़ बना रहे हैं। ज़रूर कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे फंडिंग की बहुत ज़रूरत है, जिसमें प्लेटफॉर्म्स आते हैं। जैसे अमेजोन फंडिंग के बिना नहीं बन सकता, बट वो हार्डली 1 या 2% ऑफ स्टार्टअप्स होते हैं। 98 to 99% ऑफ स्टार्टअप्स आर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट फॉर विच MVP बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। आई थिंक इसमें वही बात हो गई कि अगर कोई दौड़ने वाला बंदा बोले कि यार जब मेरे पास नाइकी के जूते आएंगे तभी मैं दौड़ूंगा, है ना, वो तो जब आप प्रोफेशनल लेवल पे आओगे तो नाइकी खुद ही जूते देगा। एंड जो MVP की बात करी, जैसे आई थिंक आपने जब अपना कोवर्किंग शुरू किया, आप जैसे कि अभी बता रहे थे कि आपने एक होटल का रूम लेके वहाँ पे 6 सीटें लगा दी एंड फिर चार्ज करने लगे। आई थिंक उससे आपको ट्रैक्शन मिल गया होगा, कस्टमर्स ने पैसे दिए होंगे एंड उसके बेसिस पे आपने फिर इन्वेस्टमेंट भी रेज करी होगी। अब बात आती है कि जो फंडिंग जब हम रेज करने जाते हैं, किन किन चीज़ें हमारी सॉर्टेड होनी चाहिए। ऑफकोर्स MVP हमारे लिए रेडी होना चाहिए, और क्या कुछ विजन, पिच डेक में क्या होना चाहिए, टीम क्या रेडी होनी चाहिए, किस स्टेज में हमको जाके फंडिंग रेज करनी चाहिए। फंडिंग की ना कोई स्टेज नहीं आती। फंडिंग तब रेज करनी चाहिए जब आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग MVP या PMF बन गया। PMF होता है प्रोडक्ट मार्केट फिट। ये भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या होता है? वो एक ऐसा यूनिट जिस यूनिट के ऊपर कस्टमर आपको आपकी लागत से ज़्यादा पैसा दे। एग्जाम्पल,
MVP तो कितने का भी आप बना के, क्योंकि एक बनाने में आपको हो सकता है 500 रुपये लग जाए, जब आप मास प्रोड्यूस करेंगे तो हो सकता है आपको 100 रुपये में पाए। अब किस प्राइस पॉइंट पे कस्टमर इसको खरीदना चाहता है, अगर वो प्राइस पॉइंट 200 रुपये है तो आपका PMF बन गया, क्योंकि प्रॉफिट आप कमा रहे आपका हैं। प्रॉफिट यूनिट लेवल पे कमा सकते हो। आप MVP से है ना PMF बनाने की जर्नी बहुत एक्साइटिंग होती है। आप कस्टमर से बात करते हो, आप उससे पूछते हो कि क्या मेरा जो सोचना है वो ठीक है या नहीं है, क्या मेरी थीसिस ठीक है या नहीं है, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट। मैं लोगों को कहता हूं जितना डिले कर सको फंडिंग उतना बेहतर है आपके लिए, क्योंकि एक बार आपने फंडिंग ले ली, आपने, लोगों को लगता है फंडिंग का मतलब है हमने पैसा रेस कर लिया अब हम जो चाहें करें। फंडिंग बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आपकी विजन में शामिल हो जाता है जो शायद इतना पैशनेट नहीं है आपके प्रोडक्ट के लिए, वो सिर्फ अपने रिटर्न्स के लिए पैशनेट है। तो आइडियली बेस्ट बिजनेसेस आर द वंस हु आर बिल्ट विच आर बिल्ट विदाउट फंडिंग। तो मैं तो ये, हम इनोवेट में कभी भी वेंचर कैपिटल नहीं उठा पाए थे, एंड लकीली उसी की वजह से हम एक्विजिशन करवा पाए, क्योंकि और कोई डिसीजन मेकर नहीं था। तो मुझे लगता है आप अपने फंडिंग एक बाई प्रोडक्ट है, फंडिंग तब रेस कीजिए जब आपको ज़रूरत हो। बहुत सारे लोग मुझे भी मिलते हैं, कहते हैं कि नहीं हम ना सीरीज ए उठाना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों? फंडिंग का एक रोड मैप होना चाहिए, हम क्यों फंडिंग उठा रहे हैं, इसका पर्पस क्या होगा, इस फंडिंग से हम किस स्टेज पे पहुंचेंगे, उस स्टेज के बाद हम क्या करेंगे। तो जब तक ये नहीं आएगा ना तब तक फंडिंग का सोचना गलत होगा। अब सर एक क्वेश्चन आता है कि जैसे आप ऑफ कोर्स न्यू दिल्ली में हैं और काफ़ी सारे जो फंडिंग होती है मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर इन सब में होती है, तो अगर मान लो एक टीयर 2 टीयर 3 का स्टूडेंट है, उसने कोई आइडिया सोचा, उसने उस पर थोड़ा बहुत काम किया, वो कैसे फंडिंग रेज कर सकता है या वो कैसे आपको रीच कर सकता है? क्योंकि उनको लगता है कि यार ये सिर्फ बड़े शहर के या सिर्फ IIT IIM के बच्चों को ही फंडिंग मिलती है। मुझे लगता है कि हमें फंड, हम ना हमारे देश में हम लोग यूनिकॉर्न स्टेटस और फंडिंग की बहुत बात करते हैं, क्योंकि मीडिया लाइमलाइट बहुत मिलता मीडिया है। लाइमलाइट मिलती है। द डे वी स्टॉप डूइंग दैट, हमारा देश का पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम है ना सही तरीके से इंसेंटिवाइज होएगा। जब हम प्रॉफिट्स की बात करेंगे, अब हम प्रॉफिट्स की बात करने लग गए हैं, तो आप देखिएगा हम, मेरे हिसाब से 50% से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स आने वाले 2 साल में प्रॉफिटेबल बनेंगे, क्योंकि आप फाउंडर को जहाँ पे इंसेंटिवाइज करोगे वो वहाँ देखेगा। जितने भी, जहाँ तक अपने छोटे शहरों की बात की, हमने अपनी मेडिसिन एक गांव से की है MBBS, जितनी फ्रुगैलिटी, जितना ठहराव और जितना समझदारी एक छोटे शहर के एंटरप्रेन्योर में होती है, उतनी शायद, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आप हेविली एक्सपोज्ड होते हैं, आपको है ना आपका डर खत्म हो जाता है। छोटे शहर में ना आप आदमी को आज भी, या किसी लेडी को आज भी, जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको आज भी है ना कैपिटल से डर लगता है, सोच सोच के कदम रखता है, और जो कभी कभार बहुत अच्छी एक एट्रीब्यूट होता है। तो मुझे लगता है कि छोटा और बड़े शहर का ना इतना फर्क नहीं होता, आपके प्रोडक्ट में जाना नहीं चाहिए। आपका फोकस ना, जिस दिन आप फंडिंग और VC से फोकस हटा के कस्टमर पे फोकस डाल देंगे ना, पैसा आपकी तरफ भागा भागा आएगा। असली बात यह है कि दुनिया में कम अच्छे फाउंडर्स हैं जो कस्टमर्स को लुभा सकते हैं, रादर देन इन्वेस्टर्स जो वो फाउंडर्स के पीछे भाग रहे हैं। तो अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आप सारा का सारा ध्यान अपने प्रोडक्ट पे लगा दीजिए, फंडिंग आपको कहीं ना कहीं ढूंढती हुई आ जाएगी। प्रॉब्लम क्या, अगर आप फंडिंग के पीछे भागेंगे फंडिंग कभी नहीं आएगी। तो एक ये सवाल है कि जैसे आप एक एंजल इन्वेस्टर्स हैं और अब धीरे धीरे एंजल इन्वेस्टिंग का भी कल्चर काफ़ी इंक्रीज हो रहा है, तो अगर कोई फाउंडर है वो एंजल इन्वेस्टर्स को रीच करना चाहता है, आई थिंक आपकी ये कंपनी है पेस्टोटेक, उन्होंने काफ़ी सारे एंजल इन्वेस्टर्स से फंडिंग रेज करी है, तो एंजल इन्वेस्टर्स को कैसे रीच आउट करते हैं? क्योंकि एक्सेलरेटर प्रोग्राम के तो फॉर्म्स आते हैं, बट चाहे आपको हो या दूसरे इन्वेस्टर्स को कैसे रीच आउट करते हैं और कैसे चूज करना है कि यार ये एंजल इन्वेस्टर्स हमारे लिए सही होगा? मेरा ना सारा ध्यान होता है वैल्यू क्रिएशन। आप है ना वैल्यू क्रिएट कीजिए, और आपको है ना मीडिया ढूंढेगी, आपको एंजल इन्वेस्टर्स ढूंढेंगे, आपको वेंचर कैपिटलिस्ट ढूंढेंगे, आपको अच्छे लोग ढूंढेंगे जो आपके को फाउंडर्स या टीम मेंबर्स बनना चाहेंगे। आप है ना सिर्फ और सिर्फ एक आदमी को चेस कीजिए, वो है कस्टमर। अगर कस्टमर ने आपके लिए तिजोरी खोल दी तो ये सब की तिजोरियां आपकी हैं। लोग क्या करते हैं, लोग एंजल इन्वेस्टर के पास सारा ध्यान लगा देते हैं कि एंजल इन्वेस्टर से कैपिटल ले लें। उस कैपिटल की सदुपयोग करने का एक ही तरीका है, और वो है कस्टमर पे फोकस करें।
कस्टमर खुश तो सब खुश। एंड अभी जैसे आपने बोला कि एक्सपोजर एंड डिफरेंट चीज़ें ट्राई करके हमको पैशन मिल सकता है। अब दूसरा सवाल होता है कि यार अपने पेरेंट्स, रिलेटिव्स, इन सबको कन्विंस करना। आपके फैमिली में से काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं, तो आपको भी एक्सपेक्टेड था कि आप डॉक्टर बने। तो ये कैसे एक यूथ या एक यंगस्टर अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकता है कि यार ये मुझे करना पसंद है, मुझे करने दो? सबसे पहले तो है ना, हमें ये समझना पड़ेगा कि आपको पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार आपके पेरेंट्स करते हैं। आपके पेरेंट्स से ज़्यादा सेल्फलेस लव आपको कोई नहीं कर सकता। लेकिन उस प्यार के चक्कर में आपके पेरेंट्स ना आपको रिस्क अवर्स बनाते हैं। वो नहीं चाहते, क्योंकि रिस्क के साथ आती है अनसर्टिनिटी, अनसर्टिनिटी के साथ आती है टेंशन, टेंशन के साथ आती है स्ट्रगल, स्ट्रगल के साथ आती है स्ट्रेस। हमारे पेरेंट्स है ना ये चाहते हैं कि यार हम ना अपने बच्चों को, और मैं खुद एक पेरेंट हूँ, मैं कभी नहीं चाहता मेरा बच्चा है ना कभी कोई तकलीफ से गुजरे। उसके चक्कर में हम अपने बच्चों को वो करवाना चाहते हैं जिसमें हमें कॉन्फिडेंस है कि हमें ये आता है, अगर वो ना भी मेहनत करे ये हो जाएगा। या उस इंडस्ट्री में डालना चाहते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि नहीं, इस इंडस्ट्री में पैसा है। और वो सबसे बड़ी गलती होती है हमारे पेरेंट्स की। तो मुझे लगता है कि बाय द एंड ऑफ द डे एब्सोल्यूट अकाउंटेबिलिटी, एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लाइफ की आपकी है। तो आप कल को अपने माँ या अपने फादर को है ना ब्लेम नहीं कर सकते। आपकी ज़िंदगी है। अगर आपको किसी चीज़ में तीव्रता लगती है, तीव्र पैशन लगता है, आपको लगता है कि यार ये चीज़ ना मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है, जिसमें मुझे पैसा मिले ना मिले और जहाँ पे मेरा समय, I feel happy doing it, then you don't care about outcome. The final goal of life is to be happy, and you will only be happy when you follow your passion. तो मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए ज़रूर हमें फाइट मारनी चाहिए, अपने माँ बाप को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं पेरेंट्स को भी कहूँगा कि कुछ समय देना चाहिए अब बच्चों को अपना वो पैशन की को तराशने के लिए। एक जो दिक्कत होती है कि हम अब जो हमारे मिडिल क्लास में स्पेशली, कि हम डरते बहुत हैं। तो स्पेशली क्योंकि हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है बिजनेस में, शायद आपको भी होता हो क्योंकि आपका बैकग्राउंड नहीं था बिजनेस में। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? क्योंकि आई थिंक ये ज़्यादा एक मेंटल गेम है दैन कि एक्चुअल में वो प्रॉब्लम है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि हमारी ना सोसाइटी वायर्ड है, और हमें है ना ब्रिटिशर्स के टाइम से एजुकेशन सिस्टम में है ना डर सिखाया जाता है। आज की दुनिया में मेरे हिसाब से देयर इज नथिंग टू बी स्केर्ड अबाउट। 2019 में सबसे अच्छी जो चीज़ हुई ना वो ये हुई कि चंद्रयान सेकंड फेल हुआ। पहली बार 136 करोड़ लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और कहा कि फेलियर इज ऑल राइट, एटलीस्ट वहाँ तक तो गए। हमारी सोसाइटी ने पहली बार फेलियर एक्सेप्ट किया, और आज देखिए चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ। फेलियर स्टोरीज से आएगा। आप जितनी सारी स्टोरीज लोगों को बताएंगे फेलियर की, लोगों को ना फेलियर से इसलिए डर लगता है क्योंकि अगेन LKK, लोग क्या कहेंगे। लोग तो कुछ कहते ही नहीं है, और जो कहते हैं वो करते नहीं हैं उनके। तो आप ना बहुत ज़्यादा चिंता मत कीजिए। फेलियर जब तक नहीं होगा तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ये आप सोच के चलिए। जब तक, और जब हमें फेलियर होता है जीवन में, हम बहुत खुश होते हैं। हमें लगता है कि ठीक है यार, अब है ना ठीक पाथ पे चल गए, कहीं ना कहीं बस अब सक्सेस नियर बाय है, आने वाली है बस। तो मुझे लगता है फेलियर को है ना अपने DNA में डाल दीजिए, एंड फेल शेमलेसली इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। दैट विल बी द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। मतलब अगर आप इतने नीचे गिर गए देन द ओनली वे इज अप। एब्सोल्युटली। आपने इतने स्टार्टअप्स बाहर के भी देखे, इंडिया के भी देखे, इन्वेस्ट भी किए। ऐसे कुछ स्टार्टअप्स जो जिनके प्रोडक्ट्स आपको पसंद है या जिन पे आप बुलिश हो, जैसे कि आपने बोला कि अच्छे स्टार्टअप्स, अच्छे प्रोडक्ट्स हम सब शेयर करना चाहते हैं। तो ये जैसे मीडिया में हमें इंक 42 बहुत पसंद है, हम पढ़ते ही सिर्फ इंक 42 हैं। हमें एथर का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत पसंद है। हमें अग्निकुल एक स्टार्टअप है वो बहुत पसंद है, आई थिंक स्पेस टेक में है। देन देयर इज अ स्टार्टअप कॉल्ड बैंक साथी, वो हमें बहुत पसंद है। वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में है। तो ऐसे करके मतलब मुझे लगता है इंडिया के अंदर इतने फिनोमिनल स्टार्टअप्स हैं। जो स्टॉक्स हमें बहुत पसंद है, वो तो सबने, हम सब ने सुना है। एंड एक कभी आपने ये नोटिस किया कि जब आप स्टार्टअप तो आप ग्रो कर रहे थे, बट आपके कॉम्पिटिटर आई थिंक वीवर्क भी दबा गए थे, एंड वो बहुत ज़्यादा वेल फंडेड होता है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास बहुत पैसा होता है, तो उनके साथ हम कैसे कम्पीट करें? हमें लगता है कि यार इनके पास पैसा है, ये पूरा मार्केट ही ले जाएंगे। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है, नेवर थ्रो मनी एट योर प्रॉब्लम्स। दुनिया में बहुत ऐसे केसेस हैं जहाँ पे
जिन कंपनीज के पास ज़्यादा पैसा था वो कंपनीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाई। हमें तो लगता है कि कम पैसा होना एक सुपर पावर है, क्योंकि आप फ्रूगल रहते हैं, आप फूक फूक के कदम रखते हैं, आप कोर फोकस करते हैं कस्टमर की वैल्यू जनरेशन में। पैसे से डिस्ट्रैक्शन आती है, आपके पास ज़्यादा पैसा होएगा, उस पैसे को डिप्लॉय करना है, तो आप क्या करेंगे, आप मार्केटिंग स्पेंड ज़्यादा करेंगे, आप पैसे की आप फ्रूगली ध्यान नहीं देंगे। अगर आप इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में देखें तो क्या हुआ, इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर एकदम से बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, वो पैसे को संभाल, देखिए पैसा रेस करना एक चीज़ है, पैसे की डिप्लॉयमेंट बहुत बहुत मुश्किल होता है। जो कि अच्छा रिटर्न दे, ऐसे नहीं कहीं मैं बता दूं, हम लोगों ने कोई 30 करोड़ का डेट लिया था इनोवेट में। 30 करोड़ का डेट बहुत बड़ा अमाउंट होता है। हमें रातों की नींद खराब हो गई कि नहीं, उस पैसे को हम किस तरीके से डिप्लॉय करें, जिसको हम बोलते हैं रोकी, रिटर्न ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। फाइनल गोल होना चाहिए कि आप रिटर्न ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर मैक्सिमम कैसे निकाल सकते हैं। और जब आपके पास इक्विटी कैपिटल होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जवाबदेही नहीं होती, तब आप वैनिटी मैट्रिक्स में पैसा डाल देते हैं। तो इसीलिए हमें तो लगता है, हमें किसी कॉम्पिटिटर से डर नहीं लगता पैसे को लेके, कि अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो हमें लगता है कि वो उनकी प्रॉब्लम है, और हमारे पास जितना छोटा व्यक्ति होगा उतना जल्दी वो, आप ये देखिए जब न्यूक्लियर बॉम्ब फटता है तो सब मर जाते हैं, कॉकरोच बच जाता है। तो आप डिफेंसिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अगर आपके पास कम पैसा है, क्योंकि आप फोकस रहेंगे, आप कोई को लिविंग नहीं चालू करेंगे, आप कोई बेकार के डिस्ट्रैक्शंस में पैसा नहीं डालेंगे, आप कोर फोकस अपना यूनिट इकोनॉमिक्स देखेंगे, प्रोडक्ट मार्केट फिट को एक्सपैंड करते जाएंगे, और हेड डाउन फोकस करना, बहुत ज़्यादा नज नहीं करना, और कोर फोकस अपने बिजनेस पे रखिए, कस्टमर का ध्यान रखिए, कॉम्पिटिटर तो आते जाते रहेंगे। और मुझे एक और चीज़ लगती है, हमने एक बहुत अच्छी चीज़ की इंडिया में, कोवर्किंग एक बहुत नई इंडस्ट्री थी। हमने अपने सारे प्लेयर्स का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और हमने कहा हम इस इंडस्ट्री को इकट्ठे बनाते हैं। कोवर्किंग में वीवर्क एक थोड़ा लग्जरी सेगमेंट में चला गया, इनोवेट थोड़ा सा मिड सेगमेंट में आ गया, एक और जो थोड़ा लोअर सेगमेंट में चले गया। मार्केट सबके लिए इतनी बड़ी है तो हम क्यों compete करें किसी से। एंड आई थिंक एक मेरे हिसाब से जो आपने भी वही बोला कि यार हेड डाउन फोकस ही एक्चुअल में एक सुपर पावर है। मैंने ये आई थिंक राजीव बजाज का एक स्पीच में देखा था कि अगर आप नहीं सक्सेसफुल हो रहे हो, एक मेजर कारण इसीलिए हो सकता है कि आपने बहुत चीज़ों में एक्सपैंड कर लिया है। अगर आप एक चीज़ में एक्सपैंड करो, जैसे उन्होंने बाइक्स में किया, तो फिर सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपने जैसे कि स्टार्टअप्स में इतना सारा इन्वेस्ट किया है, प्लस आपके हिसाब से, आप वैसे तो रिटर्न्स देखते नहीं हैं जितना मैंने सुना स्टार्टअप्स के, बट आपके हिसाब से स्टॉक्स, रियल एस्टेट, गोल्ड, स्टार्टअप्स, क्रिप्टो, इन सब में बेस्ट रिटर्न आपको किस में मिला? देखिए, स्टार्टअप्स को तो हम बर्न्ड कैपिटल मानते हैं, तो रिटर्न तो सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स में मिला। लेकिन मैं कभी भी एज अ फंड मैनेजर देखता नहीं हूँ स्टार्टअप्स को। स्टार्टअप्स मेरे लिए एक पैशन है, जहाँ पे इम्पैक्ट के लिए, इम्पैक्ट फॉर प्रॉफिट के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं। पैसा वापस आ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो हम उसको, जिस दिन हम वायर करते हैं, हम उसी दिन उसको है ना ज़ीरो मान लेते हैं, वी राइट इट ऑफ, वी डोंट केयर। क्योंकि आप जिस दिन स्टार्टअप से पैसा वापस आना बहुत मुश्किल होता है। आई थिंक 1 आउट ऑफ 10 ही आता है। हाँ, वो भी नहीं आता। तो मुझे लगता है कि आपका इंटेंट बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप स्टार्टअप्स में तब पैसा डालें, और इसलिए मुझे वीसीज के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि स्टार्टअप्स से रिटर्न निकालना और एक बिजनेस बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। इसीलिए मुझे फाउंडर बनना ज़्यादा पसंद है दैन मैनेजिंग फंड्स। इक्विटीज़ एक सस्टेन्ड रिटर्न देते हैं। इंडिया में बहुत इक्विटी मार्केट में बहुत पोटेंशियल है। हमें लगता है आने वाले समय में वी विल बी, आज हमारे देश में 8 से 9 करोड़ इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं। कोविड के बाद ये नंबर एकदम डबल हो गया, तो मुझे लगता है बहुत पोटेंशियल है आने वाले समय में। फॉर्मलाइजेशन ऑफ इक्विटी हमारे देश में बहुत ज़बरदस्त होएगा। क्रिप्टो करेंसी जो मुझे समझ नहीं आता, मैं उससे दूर रहता हूँ, क्योंकि जो नहीं समझ में आया वहाँ पे है ना पैसा नुकसान होता है, तो वहाँ पे हम पैसे ही नहीं डालते। रियल एस्टेट मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, और मुझे ऐसा लगता है रियल एस्टेट का बहुत अच्छा फ्यूचर है। तो हम एज अ फैमिली ऑफिस हम डाइवर्सिफाई करके चलते हैं। हम रियल एस्टेट में, पब्लिक एक्विटीज़ में, पब्लिक एक्विटीज़ में भी इंडेक्स फंड से लेके, यूएस से लेके स्मॉल कैप, मिड कैप पोजीशंस लेते हैं, से लेके गोल्ड हमारे लिए हेज है। गोल्ड, तो द आइडिया इज़ दैट डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर का काम ये होता है,
एक जगह पे सारे अपने एसेट्स को नहीं पार्क करना चाहिए और सब में अलग अलग रिटर्न आए, बट हमारा गोल एज अ फैमिली ऑफिस होता है कि हमें 24% का पैट चाहिए होता है, अच्छा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स साल का। तो इसीलिए हम अलग अलग इन्वेस्ट करते हैं। थोड़ा बट 24% तो काफी हाई गोल है। गोल है और हम उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। एंड तो ओवरऑल अभी तक आपने जो देखा है सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स में है, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ में क्या है? इक्विटी सेकंड एंड थर्ड रियल एस्टेट थर्ड रियल एस्टेट एंड फोर्थ तो जैसे आपने बोला गोल्ड एक हेज है। हेज। बहुत लोगों को फंडिंग से ज़्यादा गाइडेंस, हेल्प, इन सारी चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। आप खुद वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन स्टार्टअप्स थे जिन्होंने वाई कॉम्बिनेटर के प्रोग्राम में पार्ट लिया एंड अब काफ़ी सारे एक्सेलरेटर प्रोग्राम जैसे एक्सेल एटम्स, सेक्वा सर्ज ये सब आ गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि इनिशियली फाउंडर्स को ये जो एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स में अप्लाई करना ये एक अच्छा आइडिया है क्योंकि डेमोक्रेटाइज्ड एक्सेस है, कोई भी अप्लाई कर सकता है? ज़रूर, मुझे तो लगता है कि सारी चीज़ों में अप्लाई कर देना चाहिए। हमारा तो लाइफ का फंडामेंटल है एक्शन लो। कौन सी चीज़ कहाँ ले जाए आपको पता नहीं। वाईसी में अप्लाई किया, वहाँ से क्या किया, वहाँ से आप कहाँ से एंटर होते हो, कहाँ से बाहर निकलोगे, वो आप एंटरप्रेन्योरशिप का यही तो मज़ा है। तो यू शुड अप्लाई एवरीवेयर। जहाँ से ज्ञान मिल रहा है ना वो आप लेते जाइए, क्योंकि है ना अच्छी बात यह है आप लोगों के प्लेटफॉर्म की वजह से ज्ञान डेमोक्रेटाइज हो गया। आज ये वाली बात पहले है ना लोगों तक पहुँचती नहीं थी, आज आप लोगों के माध्यम से ये वाली बात हर बच्चे तक पहुँच जाती है, हर युवा तक पहुँच जाती है। तो मुझे लगता है ये इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जितना हो सके आप ना डेली एक्शन करो। आपके दिमाग में मत सोचो कि मैं ये करूं ना करूं, आप है ना एक्शन करो। और बाकी है ना आप देखेंगे आप जितना एक्शन लेते जाओगे ना उतना आपका फेलियर बढ़ता जाएगा। जितना फेलियर बढ़ता जाएगा, फेलियर एक साइकिल है, फेलियर एक चक्कर के बाद सक्सेस में बदल जाता है। सक्सेस इज नथिंग बट फेलियर टर्न्ड इनसाइड आउट। तो आपने स्टार्टअप भी चलाया है एंड अभी आप इन्वेस्टर भी हैं, तो आपको कौन सा ज़्यादा करना पसंद है या ज़्यादा, दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए एक फाउंडर तो एक अपने आप में बहुत ही प्रिविलेज होती है एक फाउंडर बनना। तो मुझे तो इन्वेस्टर बनना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे सबसे अच्छा लगता है फाउंडर बनना, हासिल करना और अपने बिजनेस को बढ़ाना। तो अब मेरा फाइनल क्वेश्चन यही रहेगा कि काफ़ी यंगस्टर्स आपको सुन रहे होंगे, ऐसे 2-3 टिप्स अगर किसी को स्टार्टअप करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, क्या उनको करना चाहिए? सबसे पहले तो आप जंप कीजिए, गो एंड जंप एंड टेक एक्शन। छलांग अगर आपके लगाइए। दिमाग में कोई आइडिया है उसको चालू कर दीजिए, आज ही चालू कर दीजिए। एक वेबसाइट बना लो, ऐप बना लो, और बहुत आसान है ये सब। आपको है ना खुद कोडिंग की भी जरूरत नहीं, मुझे खुद कोडिंग नहीं अब नो कोड टूल्स ये सब आ चुके हैं। बिल्कुल। सेकंड, आप कस्टमर के पास जाओ, उनसे बात करो, ये दिखाओ उनको, उनसे फीडबैक लो। कस्टमर भगवान से भी ज़्यादा बढ़ के है। और थर्ड, कॉन्टिन्यूसली कस्टमर के साथ एंगेज रखो और कॉन्टिन्यूसली है ना उससे समझते जाओ कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। हैव योर ईयर ऑन द ग्राउंड, कहाँ ठीक जा रहे हैं, और अपने प्रोडक्ट को चेंज करते जाओ। एंड अगर आपने ये 3 चीज़ें अच्छे से कर ली तो आपको कोई नहीं रोक सकता। एंड एनी बुक्स दैट यू वुड लाइक टू रिकमेंड? बहुत किताबें हैं, बट हर आदमी की ना स्टेज आती है। पहले जो मुझे किताबें ठीक लगती थी जैसे 0 to 1 और ये सब, एक्चुअली बीइंग अ गुड फाउंडर इज एक्चुअली ऑपोजिट ऑफ बीइंग अ गुड इन्वेस्टर। बीइंग अ गुड फाउंडर आप जल्दी डिसीजन लेते हो, फास्ट थिंकिंग करते हो। बीइंग अ गुड इन्वेस्टर आप स्लो थिंकिंग करते हो। आपका गोल होता है कि मैं कम डिसीजंस लूँ लेकिन क्वालिटी डिसीजंस लूँ। तो हर स्टेज की अलग किताब है, बट हमें 0 to 1 पसंद है पीटर थियल की। जी। अभी इन्वेस्टिंग में वॉरेन बुफे की सारी किताबें बहुत पसंद हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखेंगे। रितेश सर, थैंक यू, आपने टाइम दिया। 4 साल पहले हमने किया था एंड अभी भी इतना और वैल्यू एडिशन हुआ है। होपफुली ऑडियंस को भी काफ़ी पसंद आएगा एंड होपफुली जैसा आप बुलिश हैं स्टार्टअप्स पे, इंडिया पे, आप और भी इकोसिस्टम में काम करें। होपफुली हम जो गोल है कि अगले 20-30 साल में हम भी डेवलप्ड होंगे। तो दोस्तों ये था हमारा इंटरव्यू फाउंडर ज्ञान पे। थैंक यू रितेश सर, आपने अपना टाइम दिया एंड होपफुली हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा एंड आप भी ये जो लर्निंग्स है उनको एक्चुअल में अप्लाई करोगे। बेस्ट पार्ट ज़रूर कमेंट्स में बताना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। आगे हम और भी ऐसे इंटरव्यूज लेके आएंगे एंड रितेश सर आप ऐसी स्टार्टअप इकोसिस्टम में काम करते रहे और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करें एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच सर।